स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जैक द्वारा जो आयोजित होने वाली फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम है, ठीक है, मैट्रिक का। और तो आज हम लोग देखते हैं साइंस सेट 1 के उन 40 प्रश्नों का हल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 40 प्रश्नों का सही आंसर क्या है। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने तैयारियों का मूल्यांकन भी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साइंस सेट 1 का क्वेश्चन साइंस का। ठीक है, जैसा कि आप देख सक रहे होंगे स्क्रीन पर, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं आर इक्वल टू टू एफ। यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आप देख सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो अपवर्तन में जो भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है वह है आपका आवृत्ति। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरणें जो है सो फोकस से होकर के गुजरती हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखिए, अगर किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने पर उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर होता है हमेशा, और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो समझ लीजिए वो समतल दर्पण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, यानी फोकस दूरी हो जाएगा 50 का आधा 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में संबंध देखें तो लेंस की क्षमता क्या होता है, पी से डिनोट किया जाता है ना, पी इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो जब आप इस फॉर्मूले पे फोकस दूरी को रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1d। ठीक है, जो कि राइट आंसर बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी धनात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, कांच में, यानी ठोस में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी टी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है 1/p। तो जब आप p का वैल्यू 4 बैठाएंगे, ठीक है, और उसे आप सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए, अगर फोकसांतर यानी f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता यानी p निकालना, तो p इक्वल टू क्या होता है 1/f। जब आप f का वैल्यू 50 सेंटीमीटर रखेंगे और उसे सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद आपको सोल्व करने के बाद आपको 2d प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी से मेरा मतलब है किस अभिक्रिया में ऊष्मा स्वतः निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, जो कि श्वसन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? दरअसल चिप्स के पैकेट को आप देखे होंगे, उसका पैकेट हमेशा फुला हुआ होता है, ठीक है। तो दरअसल उसमें एक गैस भरी होती है जो कि नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा? उपचयन से संबंधित है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ किस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। जैसा कि आप एलएचएस में देख सकते हैं, एलएचएस मतलब जो एरो है, एरो के बाईं ओर देख सकते हैं कार्बन है। कार्बन मेरा यहाँ सिंगल है, ठीक है। राइट साइड देखेंगे तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब कार्बन में क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। यानी उपचयन किस पे हो रहा है? कार्बन में हो रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए रासायनिक संतुलित समीकरण है, ठीक है। इस चारों समीकरणों में कौन जो है सो संतुलित है, ठीक है। तो संतुलित से मेरा मतलब होता है जो एरो है उसके एलएचएस में जो तत्वों के परमाणु की संख्या वो सेम होनी चाहिए और आरएचएस में भी सेम होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 18 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अब अभिक्रिया में अगर नज़र डालें तो Pb प्लस CuCl2 है और राइट तरफ देख सकते हैं आप Cl2 जो है सो Pb के साथ ऐड हो गया, यानी Pb क्या किया? Cu को उसके प्लेस से हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए, ठीक है। तो 19 नंबर पर आप ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। 20 नंबर, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो गंधीय सूचक की तरह इसमें व्यवहार जो करता है वो प्याज है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 21, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं? तो देखिए टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है। 23 नंबर, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि आपके पास एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये टेक्स्ट बुक का एक फिगर है। इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका वियोजन की अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो यह फिगर में आप वियोजन की अभिक्रिया देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तनुकरण प्रक्रिया में दरअसल H+ या फिर OH- आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, H+OH- आयन के सांद्रता में कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? यानी इन चारों अभिक्रियाओं में कौन जो है सो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं AgBr जो है सो सूर्य की उपस्थिति में दोनों तत्व जो सो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा।
27। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपने कुटपाथ से भोजन ग्रहण करता है। 28। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण जो करता है वो पीत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 29। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण दोस्तों आम में होगा। ठीक है, बाकी अमरबेल, कवक, अमीबा ये सब परजीवी हैं, परपोषी हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 31। शोषण वर्णक किसे कहते हैं? तो शोषण वर्णक दोस्तों क्लोरोफिल के कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृकाणु होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे डायलिसिस कहते हैं, यानी अपोहन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना दोस्तों डीएनए की प्रतिकृति बनना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 35। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दोस्तों आपके पास एक फिगर दिया हो, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बुक का एक फिगर है। तो चलिए देखते हैं इस फिगर में क्या है। दरअसल इस फिगर में बहुखंडन हो रहा है। ठीक है, आपका बहुखंडन कौन ऑप्शन है? ए है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 36। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो देखो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का जो नियंत्रण करता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, और लड़कियों का होता है क्या? प्रोजेस्टेरोन। तो ध्यान दे दोस्तों, दोनों याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर हमें लड़कों का पूछा गया, यानी ए आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। 38। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? देखिए सौर स्थिरांक का जो वैल्यू है दोस्तों 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक दोस्तों मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, इसका राइट आंसर। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होता है? तो दोस्तों इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। वैसे तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए ये थे आपके साइंस के 40 के 40 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम दिनेश कुमार। थैंक यू।